ठीक है बच्चे, अब हमने इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ा। अब आज अभी पढ़ने जा रहे हैं प्रोटॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन के गुण क्या होते हैं, प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, ये सब कैसे, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखेंगे। प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी मतलब खोज होता है, आप मतलब का या कि प्रोटॉन की खोज कैसे हुई। सर्वप्रथम क्या हुआ कि गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1886 ईस्वी में, कौन, गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक सन 1886 ईस्वी ने कांच की एक विसर्जन नलिका, कांच की विसर्जन नलिका, जैसे कि हम यहाँ पर विसर्जन नलिका को बनाने जा रहे हैं, ध्यान से सभी लोग देखेंगे। यहाँ पे इस विसर्जन नलिका पे उन्होंने क्या किया, एक छिद्र युक्त कैथोड लिया, छिद्र युक्त कैथोड, और इस पर एनोड लिया। इसको हाई वोल्टेज पर क्या किया गया, हाई वोल्टेज पर इसे प्रयोग में ऑब्जर्व किया गया। तो हुआ क्या, इसमें से एनोड की तरफ से कुछ अदृश्य किरणें निकली जो छिद्रित युक्त कैथोड के पीछे, जैसे यहाँ से आती हुई ये छिद्र युक्त है, अर्थात यहाँ पर छेद है एक तरीके से, यहाँ से जाते जाते कैथोड पर टकराएंगी और टकराने के बाद क्या करेंगी, चमक उत्पन्न के। इसी तरीके से जो हमारी ये किरणें निकल रही हैं और ये छिद्र युक्त पर क्या करेंगे, सीधा कैथोड के पीछे जाके उसके विसर्जन नलिका के टकराती होने के बाद, टकराने के बाद वो क्या करती है, एक चमक उत्पन्न करती है जिसे हम प्रतिदीप्त कहते हैं। और इस तरीके से ये हमारा एक विसर्जन नलिका है। अल्पतम दाब वाली गैस ली जाती है जो बहुत कम दाब पर गैस होती है, और ये वोल्टेज हमारा उच्च होता है। वोल्टेज हमारा कैसा होता है, उच्च होता है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या चीज़ लिखा गया है, कैसे किया गया। गोल्डस्टीन सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने क्या किया, कांच की एक विसर्जन नलिका में छिद्रित कैथोड को, यानी हमारा जो कैथोड प्लेट था वो छिद्रित था, इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करके अत्यंत निम्न दाब पर, बहुत ही कम दाब पर गैसों में उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित की। मतलब कि अल्पतम दाब वाली गैस लिए और उस पर हाई वोल्टेज का इस्तेमाल करके विद्युत धारा को प्रवाहित किया। और उन्होंने परीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, क्या किया, इससे एक प्रकार का एक अदृश्य किरणें उत्पन्न होती है। कुछ ऐसे किरणों का पुंज निकलता है जो कि अदृश्य होता है, हमें दिखाई नहीं देता। क्या क्या ऑब्जर्वेशन किया, इससे एक प्रकार की अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं जो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। यह किरणें एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं। एनोड से कहाँ चलती हैं, जैसे हमारा ये एनोड है, क्या है ये एनोड है, ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। तो एनोड से कैथोड की ओर, एनोड से कैथोड की ओर, किधर, एनोड से कैथोड की ओर, तो एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं तथा छिद्रों से कैथोड के पीछे, जो हमारे पास मतलब कि छिद्र युक्त प्लेट था उससे पीछे दीवार पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती हैं। इन किरणों को गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों का नाम दिया। इन्हीं किरणों को उन्होंने क्या कहा, कैलान किरणें कहा। यानी कैनाल किरणें कैसी हुई, थॉमसन ने 1897 ईस्वी में प्रयोगों के आधार पर, प्रैक्टिकल के आधार पर यह सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि ये किरणें धनावेशित होती हैं। 1897 ईस्वी में ना प्रैक्टिकल किए, थॉमसन ने किए, उन्होंने कहा कि जो किरणें हैं ये धनावेशित होती हैं तथा इन किरणों को धन किरणें कहा गया। जबकि गोल्डस्टीन ने इस किरणों को कैनाल किरणें कहे थे और थॉमसन ने 1897 में प्रयोग के आधार पर इसे कहा कि यह धनावेशित होती हैं और यह धन किरणें कहलाती हैं। यहाँ पर नोट के तौर पे हमने आपको दिखा रहे हैं कि कैनाल किरणें को धन किरणें टॉमसन ने कहा था। किसने कहा था, टॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। अब इस पर चर्चा हम करेंगे कि आखिरी, अभी बच्चे यहाँ पर शार्ट स्क्रीन ले लें, अच्छे से शार्ट स्क्रीन ले लें। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, उसका चित्र हम यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं। चित्र कैसे है, इस चित्र को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि चित्र होता कैसे है, ध्यान से समझें इस चीज़ को। यहाँ पर आपको एक निर्वात पंप, यानी एक तरीके से निर्वात, यहाँ पे निर्वात पंप है, अर्थात इसमें से जो भी गैसें हैं उसे निर्वात के रूप में अर्थात बाहर खींच ली जाती हैं। और ये हमारा एक विसर्जन नलिका है, यहाँ पे दिखाया गया तीर के माध्यम से कि यह विसर्जन नलिका है। यह हमारा छिद्र युक्त कैथोड है। आप सभी देख रहे हैं कि इस छिद्र के माध्यम से, यानी धन किरणें यानी धनावेशित कणों से मिलकर जो किरणें आ रही हैं, इस छिद्र से ये पीछे जाके कैथोड पर टकराएंगी। तो इस तरीके से हमारा ये उच्च वोल्टेज है। और इन्हीं जो ये हमारे जो एनोड से निकल रही हैं किरणें, एक तरीके से यहाँ से जो धन निकल रही हैं, ये हमारी एनोड किरणें या कैनाल किरणें कहा जाती हैं। इन्हें कैनाल किरणें के नाम से जाना जाता है, जैसा कि गोल्डस्टीन ने कहा था।
तो इस तरीके से पूरा का पूरा ऑब्जर्वेशन किया गया कि हमारा ये प्रैक्टिकल यानी ये प्रैक्टिकल के आधार पे हमारे एनोड प्लेट है, ये हमारा कैथोड प्लेट है। कैथोड प्लेट को इसमें छिद्रित लिया गया था और यहाँ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं और इस छिद्र से क्या करती हैं, बाहर निकलती हैं यानी पीछे निकलती हैं, कैथोड के पीछे जाके इस पर टकराती हैं और यहाँ चमक उत्पन्न करती है, जिसे हम प्रतिदीप्त के नाम से जानते हैं। कैनाल किरणें या धन किरणें किसे कहते हैं, इनके गुण क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए सभी लोग बच्चे ध्यान दें कि कैनाल किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, अर्थात ये भी किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, जैसा कि हमारी अभी कल के डेट में हमने पढ़ा था कि हमारी जो कैथोड किरणें थी वो भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैनाल किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जिसकी यह है कि कैनाल किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है, जैसा कि चित्र में दिखा रहे हैं आपको कि ये देख रहे हैं, ये किरणें निकल रही हैं और ये आगे दिखा रहे हैं कि प्लस 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 यानी ये छोटे छोटे धनावेशित कणों से मिलकर बनी हैं। तो कैनाल किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तीसरा पॉइंट है कैनाल किरणों को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, अर्थात इसे अगर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित करें, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स में अगर हम इसे प्रवाहित कर रहे हैं कैनाल किरणों को, तो ये करती क्या, ये ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ती क्यों है, क्योंकि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। अब इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, धन धन को दूर भगाएगा और ये ऋण को यानी आकर्षित करेगा, इसीलिए ये प्लेट ऋणावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। अगला पॉइंट ये है विसर्जन नलिका में, इसी को हम विसर्जन नलिका कहते हैं, पूरी सिस्टम को हमने विसर्जन नलिका का नाम दिया है, ठीक है। तो विसर्जन नलिका में विभिन्न गैसें लेकर, अगर विसर्जन नलिका में हम विभिन्न प्रकार की गैसें लें, अलग अलग गैसें लें, तो विभिन्न प्रकार की गैसें लेकर उनमें प्राप्त धनावेशित कणों के लिए, अगर हम इसमें जो प्राप्त धनावेशित कण प्राप्त हो रहे हैं, अगर प्राप्त धनावेशित कणों के लिए हम आवेश और द्रव्यमान का अनुपात का मान ज्ञात करें, तो ज्ञात करने पर यह पाया गया कि यह मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। मतलब हम अगर अलग अलग गैसें यहाँ पर ले रहे हैं, अगर भिन्न भिन्न गैसें लेंगे तो इसके लिए जो ई अपान यम है, अर्थात जो हमारा ई अपान यम अंदर आवेश और द्रव्यमान का अनुपात है, वह भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर ई अपान यम का मान ज्ञात करने पर पाया गया कि भिन्न भिन्न गैसों के लिए यह मान भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। बच्चे आप सभी शार्ट स्क्रीन यहाँ पर सभी बच्चे आराम से शार्ट स्क्रीन ले लें, इस चीज़ को थोड़ा सा कोई दिक्कत ना हो आप सभी को, इसे फेयर में नोट्स कर लेंगे सभी बच्चे। उसके बाद हम आगे और आप इसके कुछ गुण है बताते हैं, ध्यान से सभी लोग फिर यहाँ पर देखें कि आगे के बाद आगे क्या पॉइंट है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक है जो कि ज़्यादातर बच्चे कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड कैसे किए थे, इस बात को समझेंगे। हालांकि यहाँ पर प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। कौन किया, गोल्डस्टीन। अभी आपको बताया गया कि ये सारा का सारा खेल गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक का है। लेकिन यहाँ पर अर्नेस्ट रदरफोर्ड हैं, इन्होंने सन 1922 ईस्वी में हाइड्रोजन से प्राप्त कैनाल किरणों, उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी रदरफोर्ड ने 1922 में हाइड्रोजन से प्राप्त कैनाल किरणें के धनावेशित कणों को प्रोटॉन का, अर्थात जो हमारे पास धनावेशित कण थे, जो धनावेशित कण थे इन्हीं धनावेशित कणों को रदरफोर्ड ने 1922 में प्रोटॉन का नाम दिया। अर्थात खोज किए थे उन्होंने और नाम दिए अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन से प्राप्त कैनाल किरणों के जो धनावेशित कण थे उन्हीं को क्या नाम दिया गया, प्रोटॉन नाम दिया। ये कौन दिया, रदरफोर्ड ने दिया, ठीक है। इसीलिए कभी कभी बच्चे यहाँ पर आ जाता है कि अगर हम प्रोटॉन की खोज किसने की, अगर ऑप्शन गोल्डस्टीन का नहीं होता तो रदरफोर्ड का लगाते हैं, अगर रदरफोर्ड गोल्डस्टीन दोनों हो तो हम गोल्डस्टीन का लगाते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि कैनाल किरणें विसर्जन नलिका की दीवारों पर प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है। अभी आपको बताया गया कि ये किरणें क्या करती हैं, जब जाती हैं टकराती हैं और कैथोड की छिद्रित कैथोड से टकराती हैं, तो टकराने के बाद वहाँ पर क्या करती हैं, टकराने के बाद यहाँ से किरणें जो निकल रही हैं यहाँ पर टकराएंगी, तो टकराने के बाद यहीं पे चमक उत्पन्न करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिदीप्त, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से ये अगला पॉइंट है आपका, कैनाल किरणें धातु की पतली पन्नी, बहुत पतली पन्नी, लगभग 0.001 mm, बहुत ही कम मोटाई उसकी होनी चाहिए, ठीक है। पतली पन्नी को बेध कर उसके पार निकल जाती हैं। कौन किरणें, कैनाल किरणें। लेकिन बात इसमें एक और चीज़ है, ध्यान देना है कि यह जो है
किंतु इन किरणों की भेदन क्षमता यानी इसे भेद कर उस पार जाने की जो क्षमता है कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। अर्थात कैथोड किरणों की जो भेदने की क्षमता है वो कैनाल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। मतलब कि कैथोड किरणें की जो भेदने की क्षमता है वो कैनाल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ पर समझने की बात है, कैनाल किरणें धातु की पतली पन्नी को भेद कर उसके पार निकल जाती है, किंतु इन किरणों की मतलब कैनाल किरणों की भेदने की क्षमता कैथोड किरणों की अपेक्षा कम होती है। कैथोड की अपेक्षा कम कौन है? कैनाल। तो ज़्यादा कौन हुआ? कैथोड किरणें। ठीक है, अगला पॉइंट हम आप पर बात करते हैं। कैनाल किरणें के मार्ग में आने वाले गैस से, अगर कैनाल किरणें है जैसे इस तरीके से, कैनाल किरणें का मतलब यहाँ पर ये है कि जो धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी, अगर इन किरणों में अगर हम कोई गैस रखते हैं तो उन गैसों का आयोनाइजेशन हो जाता है, अर्थात वो टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। टूटने का मतलब है आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आयनित हो जाते हैं। तो फिर से यहाँ से बात को समझें, कैनाल किरणें मार्ग में आने वाली, अगर कैनाल किरणों के मार्ग में आने वाली गैसों का आयनन कर देती है, तब जो गैसें आएंगी उसी को आयनित कर देती हैं। लास्ट पॉइंट क्या है? कैनाल किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। कैनाल किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, अर्थात फोटोग्राफिक प्लेट पर अगर ये किरणें पड़ेंगी तो उसे प्रभावित करेंगी, अर्थात उसे काला कर देती हैं, ब्लैक कर देती हैं। क्या कर देती हैं? ब्लैक कर देती हैं। प्रभावित का मतलब है उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी बच्चे सभी लोग शांतिपूर्वक से अच्छे से आप लोग क्या करें, इसका नोट्स तैयार करेंगे और हम आपको यहाँ पे शार्ट स्क्रीन देने का समय देते हैं। आप सभी शार्ट स्क्रीन इसका भी ले लें। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रोटॉन की खोज हो चुकी, प्रोटॉन के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप सभी को ध्यान दें कि प्रोटॉन के गुण क्या है। हमने इलेक्ट्रॉन की खोज पढ़ी, इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़े, कैथोड किरणों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर प्रोटॉन पढ़े, प्रोटॉन के गुण पढ़ रहे हैं। प्रोटॉन की खोज कैसी हुई ये भी पढ़ लिए। अब प्रोटॉन के गुण क्या है इस पर चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है। पहला पॉइंट हमें यहाँ से ये मिला, अभी सीख से अभी हमने कहा कि प्रोटॉन धनावेशित, यानी जो हमारी कैनाल किरणें थी वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी थी, और उन्हीं धनावेशित कण को हम लोग क्या कहते थे? प्रोटॉन कहते थे। लेकिन प्रोटॉन एक धनावेशित कण है और यह सभी द्रव्यों का एक मूल कण है, अर्थात सभी बच्चों को यह बताया जाता है कि जो हमारा द्रव्य है, सभी जो द्रव्य हैं उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूल कण व्याप्त होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है कि यह सभी द्रव्यों का मूल कण होता है। कौन होता है? प्रोटॉन होता है। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पर है प्रोटॉन का आवेश द्रव्यमान अनुपात, अर्थात प्रोटॉन का जो आवेश होता है और उसका जो द्रव्यमान होता है, इनका जो रेशियो होता है वह प्रयोगों के आधार पर निकाला गया है। 9.5789 × 10⁻7 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। मतलब हमें इतना भी याद रहे, E/m का जो रेशियो है 9.5 × 10⁻7 कूलाम किलोग्राम, तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है, ये नियर अबाउट में इतना मान हमें याद रहना चाहिए। E/m का जो रेशियो 9.5 × 10⁻7 कूलाम किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर एक बात हम आपको बताएंगे। जे थॉमसन एक वैज्ञानिक थे जो इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 ईस्वी में। तो जे थॉमसन ने हाइड्रोजन गैस की धन किरणों के धनावेशित कण, यानी जो धन किरणों के धनावेशित कण है उसी तो हम प्रोटॉन कहते हैं। धनावेशित किरणों के जो धनावेशित कण है वो क्या कहेंगे? प्रोटॉन। उसके लिए जो आवेश E है और तथा जो द्रव्यमान m है, इसका अनुपात प्राप्त किया। ये अनुपात जो E/m का किसने प्राप्त किया था? थॉमसन ने प्राप्त किया था। यहाँ पे लिखा है जे थॉमसन ने हाइड्रोजन गैस से धन किरणों के धनावेशित कण प्रोटॉन और उसके लिए आवेश E तथा द्रव्यमान m का जो रेशियो है किसने प्राप्त किया? थॉमसन ने। वह कितना होता है? 9.5789 × 10⁻7 कूलाम किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, अगला पॉइंट गुण में जो प्रोटॉन होता है, इस प्रोटॉन का जो आवेश होता है धनावेशित होता है, अर्थात प्लस में होता है 1.67 × 10⁻19 कूलाम होता है। जबकि हमने इलेक्ट्रॉन का आवेश पढ़ा था, यहीं पर माइनस था, सेम मान है -1.67 × 10⁻19 कूलाम, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन है इसलिए इसका मान क्या है? पॉजिटिव। यहाँ पर एक नोट लिखा है, इस चीज़ को समझे, इस आवेश को इकाई धनावेश भी कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो इकाई धनावेश होता है। कितना होता है?
इकाई धनावेश होता है। इसी मान को इकाई धनावेश कहा जाता है। आवेश का जो मान है वो क्या है, इकाई धनावेश भी कहा जाता है। किस मान को, इसी मान को। आगे कह रहा कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, आपको हम समझाते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का जो आवेश द्रव्यमान था अर्थात जो E/M का जो रेशियो था वह और प्रोटॉन का जो आवेश है इनका रेशियो अगर किया जाए तो हमको इसकी सहायता से प्रोटॉन का द्रव्यमान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। फिर से समझिए, प्रोटॉन का जो आवेश द्रव्यमान है अर्थात E और M का जो रेशियो है तथा E तथा M का जो रेशियो है उसके साथ प्रोटॉन का जो आवेश है, इसके आवेश से अनुपात से हम प्रोटॉन का द्रव्यमान सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। समझने के तौर पर यहाँ पर देखिए, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान अर्थात जो मास निकाल रहे हैं वो E/, यानी जो प्रोटॉन का आवेश जो है और इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो है उसके अनुपात से यहाँ ई कैंसिल होगा, यह ऊपर जाएगा अर्थात हमें याम प्राप्त होगा यहाँ पर। जबकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.60 × 10⁻⁹ और हमारा जो इसका द्रव्यमान है E/M का मान यहाँ पर लिखा है 9.578 × 10⁻⁷ वही वैल्यू रखी गई, इसका भाग लगाएंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी 1.672 × 10⁻31 किलोग्राम। अर्थात हम सब कहते कितना है कि 1.67 × 10⁻30 किलोग्राम होती है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन की त्रिज्या होती है, यहाँ पर लिखा है प्रोटॉन की जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो एक फर्मी के लगभग बराबर होती है। एक फर्मी = होता है 10⁻15 मीटर, तो प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। और प्रोटॉन को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो P से करते हैं, 1H1 से करते हैं या 1H से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने प्रोटॉन के गुण के बारे में पढ़ा, प्रोटॉन की खोज कैसी हो इसके बारे में पढ़ा। हम समझते हैं, हम आशा करते हैं कि आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप सभी इसका नोट्स तैयार कर लें और इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लें, अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।